हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में। मैं सुनील सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में हम लोगों ने थ्योरी क्लास कर लिए हैं। उसका आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, जिससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह सभी आज हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ शुरू हो जाए क्लास का एक मोटिवेशन थॉट के साथ। कहना क्या है जरा देखिए। लक्ष्य ऊंचा रखो, दृष्टि साफ रखो। लक्ष्य ऊंचा रखो, दृष्टि साफ रखो, मंजिल अवश्य मिलेगी। क्या कहना है कि मंजिल अवश्य मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सा प्यारा सा एक टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन दुग्ध स्रावन प्रतिवर्त तथा गर्भ प्रसव प्रतिवर्त दोनों के लिए उत्तरदायी है। एक ऐसा हार्मोन का नाम बता दीजिए जो क्या करता है, ये प्रसव और फिर दुग्ध स्रावन लैक्टेशन और पार्चुरेशन दोनों के लिए जिम्मेवार है। तो आप क्या कहिएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जानिए इसका सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये रिलैक्सिन हार्मोन कब निकलेंगे, ये रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय रिलैक्स, बहुत तेज दर्द होगी उस समय अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन निकलेंगे। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन कब निकलेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेंगे जब शिशु जो है माता का गाढ़ा दूध पी रहा होता है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन जब महिलाओं में, जब लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उजागर होते हैं तो उस समय में एस्ट्रोजन ज्यादा कारगर होते हैं। तो लगभग सब समझ गए होंगे। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि गर्भ को संकुचित करेगा जिससे बच्चे बाहर आएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप सामने, ये थोड़ा सा देखिए। अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं, यानी अंडाणु केंद्रक से द्वितीयक ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं। तो शुरू जानिए कि जब शुक्राणु का प्रवेश होता है, शुक्राणु प्रवेश हो जाता है लेकिन निषेचन से पहले यानी शुक्राणु प्रवेश के बाद और निषेचन से पहले ये क्या करेगा, ध्रुवीय पिंड बाहर निकल आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन है कि एक शुक्राणु जनन द्वारा कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है। याद कर लीजिए कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पहले शुरू होगा द्विगुणित कोशिका में, अर्धसूत्री के बाद समसूत्री, परिणाम स्वरूप चार अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। और चार ये जो अगुणित युग्मक है ना, चार ये अगुणित युग्मक इसको कहते हैं शुक्राणु। कितना निकलेगा, तो इसका होगा आंसर 4। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अब क्या है कि भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना का क्या नाम है। भ्रूण हो गया एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध जो बनाने वाला, संपर्क बनाने वाला एक संरचना होता है, इसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जिसको कहते हैं नाल रज्जु और नहीं तो नाभि, प्लेसेंटा हो जाएगा सही जवाब। अंडवाहिनी क्या है, अंडवाहिनी यहीं पर निषेचन की क्रियाएं होगी। ठीक है, इसका सही जवाब अपरा होगा। पोष कोरक क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, जब 8 कोष की अवस्था होगी ब्लास्टोसिस्ट। गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय जानिए 3 परतों में बटे होते हैं। ठीक है, गर्भाशय भित्ति 3 परतों में बटे होते हैं। ऋतुस्राव किसमें होता है, 2 प्रकार के चक्र के बारे में आपको पता होगा, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक ओस्ट्रुअल साइकिल। एक होते हैं मासिक चक्र, एक होते हैं मासिक चक्र और दूसरा होते हैं मध्य चक्र। ठीक है,
तो ये जो हैं ये जानवरों, नॉन प्राइमेट में होंगे जानवरों, जैसे कुत्ता बिल्ली, जैसे कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, गाय हो गए इत्यादि में होने वाले चक्र, ऐसे चक्र जो 28 दिन से पहले दोहराते हैं, पोस्टुरल साइकिल मतलब मध्य चक्र कहलाते हैं। और एमसी का मतलब मासिक चक्र, मतलब ऐसे चक्र जो 28-29 दिनों पर पुनः दोहराते हैं, क्या कहलाते हैं? मासिक चक्र कहलाते हैं। मासिक चक्र किसमें होगा? तो बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, इनमें सभी, इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी कमेंट में पूछिए। ठीक है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? रक्त का परिवहन और परिसंचरण तंत्र का यह होगा मीसोडर्म, ठीक है। और एक्टोडर्म के द्वारा किसका निर्माण होगा? त्वचा का। ठीक है, एंडोडर्म के द्वारा क्या होगा? श्वसन हो गया, मूत्राशय हो गया, ये सभी का निर्माण होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखिए। बच्चे को स्तनपान कराना मां के लिए एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक है के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह क्या करता है? किसको रोकेगा? जब तक बच्चे माँ का दूध पीते रहेगा तब तक महिलाओं में मासिक चक्र और गर्भाधान यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी नहीं। अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी तो मासिक चक्र नहीं होगा। ठीक है, जब अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी तो महिला गर्भवती नहीं हो सकती है। तो इसका जवाब होगा ओवुलेशन और गर्भाधान। ठीक है, तो इसका देखिए तो 1 और 3 किस में गया? तो कहिएगा 1 और 3 किस में गया? 1 और 3 इसमें। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ना ही महिला में अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी और ना ही महिला गर्भवती होगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आधात्री एस्ट्रोमा कहाँ पाया जाता है? तो आधात्री जो है एस्ट्रोमा, ये महिला के अंडाशय में पाए जाते हैं, महिला के अंडाशय में पाए जाते हैं। हम बता रखे हैं कि अंडाशय महिला का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जहां से अंडाणु निकलेंगे। ठीक है, अंडाणु निकलेंगे। अपने जीवन काल के दौरान एक स्वस्थ मादा कितने अंडों का उत्पादन करती है? अपने जीवन काल के दौरान एक स्वस्थ मानव मादा कितने अंडों का उत्पादन करती है? तो इसका सही जवाब होगा 400 से लेकर 450। थ्योरी क्लास अगर किए होंगे लाइव में तो जाकर वहां देखिएगा कि सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है। ठीक है, लाइव क्लास हम लिए हैं थ्योरिकल, सारा क्वेश्चन इसका पढ़ाया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 400। ठीक, आइए अगला देखते हैं। एक्रोसोम किसका भाग होता है? एक्रोसोम अग्रपिंडक किसका भाग होता है? एक्रोसोम जो होता है शुक्राणु के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, तो मानव शुक्राणु के सिर का भाग जो टोपी नुमा संरचना होती है, इस प्रकार संरचनाएं, टोपी नुमा संरचनाएं, ये कहलाता है एक्रोसोम। अग्रपिंडक आ गई बात समझ में? चलिए, मानव में 1 महीने की संगर्भता के बाद, संगर्भता मतलब प्रेगनेंसी के बाद निषेचन में निर्मित होता
मतलब संगर्भता के पश्चात भ्रूण में निर्मित होता है। क्या चीज भ्रूण में निर्मित होता है? तो याद रखिए, थ्योरी क्लास में बताया कि 1 महीना में हार्ट, 2 महीना में हाथ पैर की उंगलियां और 5 से 6 महीना में बरौनियां आ जाते हैं। ये होंगे 5 से 6 महीना में, 5 से 6 मंथ में, और ये दो होंगे 2 मंथ में, और ये होंगे पहला मंथ में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमसे पूछा गया है कि 1 महीने में, तो इसका जवाब होगा हार्ट, हृदय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो होता है मानव मादा का जनन अंग। ठीक है, गर्भाशय मानव मादा का जनन अंग होता है। तो गर्भाशय संबंधित होता है स्त्री जनन तंत्र से। पादप में गर्भाशय नहीं होती है। ठीक है, नर में गर्भाशय नहीं होती है। जब 2 नहीं होगा तो इसका जवाब भी नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। देखिए इसका जवाब कुछ पहले ही क्वेश्चन में किया गया है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उलट दिया है। ठीक है, यहाँ एक्रोसोम किसका भाग है और आंसर हो गया मानव शुक्राणु के सिर का। लेकिन यही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो क्या कर लिया है, यहाँ पर ही पूछा गया है यही क्वेश्चन। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं हम लोग अग्रपिंडक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम। निम्नलिखित में क्या फेलोपियन नलिका का भाग नहीं है? यानी कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा भाग है जो फेलोपियन नलिका का नहीं है? इसका मतलब 3 भाग होंगे, 1 भाग नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मादा जनन तंत्र अगर बनाए होंगे इस प्रकार की मानव मादा जनन तंत्र अगर बनाए होंगे तो देखिए ठीक है, तो देखिएगा कि इसके नीचे वाला जो भाग यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसके नीचे वाला जो भाग आप देख रहे होंगे फिम्बरी, झालर, ये झालर उंगली नुमा संरचना है। इस्थमस, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये 3 का 3 भाग किसका है? तो आप कहिएगा फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब का ये भाग है। ठीक है, ये भाग फैलोपियन ट्यूब के हैं। तो देख लीजिए इस्थमस है, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है। ठीक है, ये 3 का 3, इस्थमस मतलब इनफंडिबुलम है। आप फंडस कहाँ है? तो फंडस यहाँ पर ही पाए जाते हैं। फंडस जिसका दूसरा नाम बुम्ब है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि बुम्ब का दूसरा नाम, बच्चेदानी का दूसरा नाम गर्भाशय या बुम्ब। ठीक है, बुम्ब और बुब्स में दोनों में बहुत अंतर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फंडस। ये फंडस कहाँ का भाग है? गर्भाशय का। समझ में आ गई बात सबको? चलिए अगला देखते हैं। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मादा है तो क्या होगा? अंड। अंड बनने की क्रिया ओजेनेसिस, मतलब अंड जनन। यहीं पर रहता नर तो क्या लगाते? शुक्राणु। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका जवाब क्या होगा? मादा बनता है अंड तो इसका जवाब होगा अंड जनन। ठीक है, बाकी जितना भाग देख रहे हैं सब नर वाला है। वीर्य, शुक्राणु जनन, एक्रोसोम। महिला में भी वीर्य का निर्माण होता है, याद रखिएगा। एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? क्वेश्चन रिपीट है,
वही है कि मानव शुक्राणु के, ठीक है। एक्रोसोम किसका भाग है, तो मानव शुक्राणु के। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, हम बोले थे मध्य भाग में, थ्योरिकल क्लास आप लोग किए होंगे तो मजा आएगा। इसका जवाब म से मध्य, म से माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के मध्य भाग में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में रहेगा। ये केंद्रक रहेंगे शीर्ष भाग में, सिर में। और सेंट्रियोल रहेगा ग्रीवा में। एक्सोनीम रहेगा पूंछ में। समझ में आ गई बात। एक्सोनीम रहेगा पूंछ में, माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में, केंद्रक शीर्ष में, और सेंट्रियोल जिसको तारक काई कहते हैं ग्रीवा में। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, क्योंकि पुरुषों का लैंगिक प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होता है वृषण, टेस्टिस। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, वृषण में। ठीक है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होगा। अधिवृषण में क्या होगा, परिपक्व होंगे। और प्रोस्टेट ग्रंथि से पुरुष द्रव का स्राव होगा। ठीक है, और शुक्रवाहिनी में शुक्राणु एब्जॉर्ब रहेंगे। ठीक है, परिपक्व देखो बनेगा, देखिए बनेगा वृषण में, परिपक्व होगा अधिवृषण में, जमा होगा शुक्रवाहिनी में, और प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा पुरुष द्रव का क्या किए जाएंगे, स्राव किए जाएंगे। मानव में संगर्भता की अवधि क्या होती है, संगर्भता मतलब प्रेगनेंसी। मानव में संगर्भता की अवधि जो होती है 9 महीने से 9.5 महीने होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मारेंगे। मानव में संगर्भता की अवधि होती है 9 महीने, यानी कि लास्ट मासिक चक्र के 40वें सप्ताह, लास्ट मासिक चक्र के 40वें सप्ताह, 40वें सप्ताह। ठीक है, तो 40वें सप्ताह बात करिए तो 40 गुने 7, 7 चौका 28, 280 दिन। अगर दिन संगर्भता की अवधि 280 दिन, संगर्भता की अवधि 280 दिन। ठीक है, महीना 9 महीना से 9.5 महीना। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं। योनि का जो द्वार है वह पतली झिल्ली से ढका होता है, इसको कहते हैं हम लोग हाइमेन। ठीक है, हाइमेन। क्लाइटोरिस जो होता है ना, क्लाइटोरिस सबसे ज्यादा उत्तेजक अंग होते हैं महिलाओं का। अब पुरुषों में ये क्लाइटोरिस जो है ना, शिश्न पेनिस के इक्विवेलेंट होते हैं। याद रख लीजिएगा, क्लाइटोरिस पेनिस के इक्विवेलेंट होते हैं। अब पतली झिल्ली पाई जाती है हाइमेन। हाइमेन झिल्ली एक बार टूट जाएगी तो इसका निर्माण फिर से नहीं होगा। यह जीवन में एक बार ही बनी रहती है। बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, भारी भरकम सामान उठाते हैं, दौड़ते हैं, खेल कूद करते हैं, तो इस अवस्था में भी यह हाइमेन झिल्ली टूट सकती है। साथ ही साथ फर्स्ट बार कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं, इंटरकोर्स की क्रिया करते हैं, तो यह झिल्ली जो होते हैं ना, यह झिल्ली टूट जाते हैं। अब टूट जाएगा तो हल्का ब्लीडिंग आएंगे, तो घबराने वाली बात इसमें नहीं होती है। ठीक है, और ये झिल्ली का टूटना, इस झिल्ली के टूटने के बाद ही महिलाओं में आकर्षण होते हैं। ठीक है, महिलाओं का जो ब्रेस्ट होते हैं वह सुडोल गोल की तरह होगा, और जितने भी द्वितीयक लैंगिक होंगे उजागर वह स्पीड से होने लगेंगे। ठीक है, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होगा ना वह बढ़ जाएंगे। ठीक है, छोटी सी उंगली नुमा संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर दोनों लेविया में जोड़ा जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, क्या कहलाते हैं। इसको हम लोग जी स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, जी स्पॉट। और लड़कियों में जी स्पॉट कहाँ होती है, तो जानिए कि लड़कियों में जो होता है योनि में 2 छिद्र होते हैं। एक तो होगा यूरेथ्रा, ठीक है, एक यूरेथ्रा होगा और दूसरा योनि छिद्र। तो अगर कोई पूछेगा कि महिलाओं में कितनी, योनि में कितना छिद्र, तो कहिएगा 2। ठीक है, और पूरे जनन अंग में कितना छिद्र, तो 3।
ठीक है, चूंकि उसके पीछे का भाग गुदा द्वार है, उसमें भी एक छिद्र होता है। संरचना जो मूत्र छिद्र के ऊपर रहता है वह कहलाता है क्लाइटोरिस। अब पुरुषों में, ये पुरुषों में क्या होगा, पुरुषों में शिश्न, पेनिस जिसको कहते हैं, पेनिस, पेनिस के समान होते हैं। ठीक है, पेनिस के समान होते हैं, पुरुषों में शिश्न यानी पेनिस के समान होते हैं। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। बुम्ब निम्न में से किसे कहा जाता है? पीछे ही बताएं कि बुम्ब का दूसरा नाम गर्भाशय और गर्भाशय का दूसरा नाम होता है बच्चेदानी। ठीक है, बच्चेदानी। चलिए, स्त्रियों में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाते हैं? अंडाणु बनना बंद मतलब मासिक चक्र आना बंद। अंडाणु आना, अंडाणु अगर मान के चलिए कि बनना खत्म तो मासिक चक्र भी खत्म। ये महिलाओं में होते हैं 45 से 50 साल में। इसको कहते हैं हम लोग रजोनिवृत्ति। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। ठीक है, अब पहला बार में मासिक चक्र, इसको कहते हैं रजो दर्शन। ये जो है ना 45 से 50 साल में, इसको कहते हैं, इस अवस्था को मिनी पॉज के नाम से जानते हैं, मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज, मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए पुरुषों में भी होते हैं तो हो जाएगा 50, 45 से 50 वर्ष। शुक्राणुओं की गति के लिए उत्तरदायी है, जानिए शुक्राणु के गति के लिए फ्लैजिला होते हैं, यह शुक्राणु को गति करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि सिलिया जो होता है ना वो अंडाशय में। ठीक है, सिलिया अंडाशय में और शुक्राणु में फ्लैजिला। प्रति आर्तव चक्र, अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं? प्रत्येक आर्तव चक्र मतलब मासिक चक्र के दौरान एक एग का ही रिलीज होगा, एक अंडाणु ही मोचित होते हैं। ठीक है, और ये निकलेंगे कब? मासिक 14वें दिन। प्रत्येक 14वें दिन एक अंडाशय से एक अंडाणु मोचित होंगे। ठीक है, एक शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जानिए लिंग दो प्रकार, ऑटोसोमल दो होते हैं, एक एक्स एक वाई, एक्स एक्स और वाई वाई, एक्स वाई। ये होते हैं गर्ल्स में, ये होते हैं बॉयज में। ठीक है, अगर मान के चलिए लिंग का निर्धारण होगा, ये एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स लड़की ही रह गई। ठीक है, लड़की ही रह गई, लेकिन इनका मिलन अगर वाई से हो जाता है तो होगा लड़का। तो आप क्या कहिएगा कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं? मेल जिम्मेवार होते हैं। क्यों जिम्मेवार होते हैं? क्योंकि मेल के पास जो है ना, मेल के पास ये वाई क्रोमोसोम जो है, मेल के पास ये वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए लिंग के निर्धारण के लिए पिता जिम्मेवार होते हैं। लड़का होगा कि लड़की होगी, इसके लिए कौन जिम्मेवार? पिता का लिंग, गुणसूत्र। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन निम्न में किससे होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो होता है ना कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा होता है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा होता है। ठीक है, और कॉपर्स ल्यूटियम कहाँ पर स्रावित होंगे? दो हार्मोन का रिलीज करेगा अंडाशय, रिलैक्सिन और कॉपर्स ल्यूटियम। ठीक है, कॉपर्स ल्यूटियम जो है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। कॉपर्स ल्यूटियम को अल्पकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, अल्पकालीन ग्रंथि। ठीक है, चलिए 8 से 16 कोष की कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? देखिए 8 कोशिका को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, 16 को कहते हैं मोरूला। ठीक है, 8 से 16 खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं मोरूला। उसके बाद गेस्टुला होता है, 32 कोष की अवस्था। मादा में पाई जाने वाली क्लाइटोरिस किसके समजात होते हैं? देखिए बैक में ही इसके बारे में बता दिए हैं।
मादा में पाई जाने वाली क्लाइटोरिस ये पुरुषों के जिसको पेनिस कहते हैं, पेनिस के इक्विवेलेंट होते हैं, सदृश होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पेनिस। तरुणावस्था में पहली बार रजोस्राव, रजोस्राव क्या कहलाता है? पहला बार हुआ तो रजो दर्शन और लास्ट हो गया तो रजो निवृत्ति, यानी कि मासिक चक्र से समाप्ति आई शुरू हुआ रजो दर्शन। ये कब होगा? तो प्यूबर्टी एज में, यौवना आरंभ में ये क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? जानिए, स्तनधारियों में निषेचन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में होता है। यहाँ पर ही फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में होते हैं, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला। देखिए, इसी जगह पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन एम्पुला में ही होगा। और फेलोपियन ट्यूब के 3 भाग, इस्थमस, एम्पुला, झालर, ठीक है, कीपक, ये सभी किसके भाग है? ये सभी फेलोपियन ट्यूब के भाग हैं। ठीक है, और यहीं पर अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु कितने देर तक वेट करेगा शुक्राणु के लिए? कहिएगा 72 घंटे तक इंतजार करेगा। नहीं मिलेगा तो वह गर्भाशय भित्ति के साथ, ये जो भित्ति देख रहे हैं ना, इसके साथ टूट कर, इसके साथ टूट जाएगा और टूट कर रक्त के रूप में बाहर निकलेंगे। रक्त हो जाए, म्यूकस हो जाए, ये सब के रूप में बाहर निकलेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका के कहाँ पर? एम्पुला वाले भाग में, एम्पुला वाले, एम्पुला वाले भाग में, एम्पुला वाले भाग में। दिक्कत नहीं है किन्हीं को। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। वृषण कोश एस्क्रोटा या एस्क्रोटम में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है? मानव का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? ताकि शुक्राणु का निर्माण सही तरीके से हो सके। शुक्राणु का निर्माण सही तरीके से हो सके। है, ठीक है, सबको पता चल गया होगा। ठीक है ना, चलिए घबराइए नहीं। एकेडमिक ईयर वाला जो है ना विद्यार्थी, जो क्वेश्चंस देते हैं वो वही मिलते हैं। ठीक है, जो नज़दीकी स्टूडेंट होंगे, जो ऑफलाइन में पढ़ते होंगे, आकर मिल लीजिएगा एक बार। देखिएगा कि एकेडमिक वाला जब भी क्वेश्चन देते हैं बायो से संबंधित या साइंस का, बिल्कुल 100% मैच करता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं ग्रुप डी का, और जो VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप कर लीजिएगा तो वहाँ एग्जाम में हूबहू ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर लाइव क्लास होती तो हम आपको प्रूफ दिखा भी देते लाकर कि देखिए कितना सारा क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइन बाय लाइन, अक्षर बाय अक्षर। ठीक है, इसलिए पढ़िए। थ्योरी क्लास करेंगे तो वहाँ से क्या है कि वहीं से क्वेश्चन, थ्योरी से क्वेश्चन रहते हैं। हमारे थ्योरी क्लास को देखिए। ठीक है, थ्योरी क्लास को देखिए, जाकर प्ले लिस्ट में बना होगा सुनील सर के नाम से, वहाँ जाकर आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन का थ्योरी क्लास कर लीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी तैयारी कर ही सकते हैं, यहाँ पर भी डिटेल ही बता देते हैं। ठीक है, तो वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है? 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर। इसका मतलब 34 डिग्री होगा ना, तब ये जाकर क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। ठीक है,
स्तनधारियों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। नर हार्मोन, नर हार्मोन क्या है? एंड्रोजेंस, ठीक है। एंड्रोजेंस का मुख्य क्या है? टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टोरेन का जो है ना, ये सुबह के समय में ज्यादा एक्टिव होते हैं ठंड के महीने में। ये बात याद रखिए, ठंड के महीने में सुबह में ज्यादा एक्टिव होते हैं ये हार्मोन। इसका आंसर हो जाएगा ब्रीसन, क्योंकि शुक्राणु बनते कहाँ पर है? ब्रीसन में, तो नर हार्मोन वहीं पर होंगे। प्रसव के समय प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन, प्रसव के समय में प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन, इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इसके बारे में पीछे भी बताए हैं, चारों को डिस्कस पीछे हम कर लिए हैं, तो यहाँ डिस्कस करना जरूरी नहीं है। पीछे इसी मतलब टॉपिक में हम लोग पीछे देख लिए हैं कि ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का क्या क्या काम है। ठीक है, चलिए। फर्टिलाइजिंग नामक रसायन स्रावित होता है। देखिए, ये जो शराब होगा वह अंडाणु से होगा, तब जाकर अंडाणु क्या होंगे? परिपक्व होंगे। परिपक्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग नामक रसायन स्रावित होते हैं। चूंकि फर्टिलाइज करेगा कौन? तो शुक्राणु। किसको करेगा? अंडाणु को। किसको करवाना है? अंडाणु को। इसलिए स्रावित करेगा फर्टिलाइजिंग नामक रसायन अंडाणु। मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना ओवुलेशन कहलाता है। अंडा निकला, ओवुलेशन। ठीक है, पहला बार। उसके बाद देखिए, अंडाणु शुक्राणु मिला, गर्भधारण, बच्चे बाहर आए, प्रसव। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाएं ब्रीसन में पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाएं ब्रीसन में पाई जाती है। ठीक है। मानव में निषेचन, क्वेश्चन कितना गो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। फेलोपियन नलिका में। ठीक है, मानव में निषेचन फेलोपियन नलिका में। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये दोनों के द्वारा होता है कि अंडोत्सर्ग ओवुलेशन का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार किसमें है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन अंडोत्सर्ग को क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। कहाँ से स्रावित होंगे? हाइपोथैलेमस से, और ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को देगा, वहां से अंडाशय में आएंगे और उसके बाद अंडाणु को ये क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। मानव में गर्भकाल ये 90 दिन का होता है। ठीक है, 90 दिन का नहीं, 9 माह का होगा। ठीक है, मानव में गर्भकाल, मानव में गर्भकाल मानव में गर्भकाल 9 महीना, 9 से 9.5 महीना। क्वेश्चन वही था। सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका? हाथी का। हाथी का गर्भकाल जो है ना, हाथी का गर्भकाल सबसे ज्यादा होते हैं। गर्भकाल ये होते हैं सबसे ज्यादा 14 महीना, 14 माह। और मानव हो जाए या फिर गाय और माता, ये दोनों का गर्भकाल होगा 9 महीना। ठीक है ना, गाय और माय दोनों मिल रहा है ना, 9 महीना। और सबसे ज्यादा गर्भकाल, हाथी का गर्भकाल सबसे ज्यादा कितना महीना? 14 महीना। ठीक है, ये कुछ इसको होता है। प्रत्येक छाती के ग्रंथि में उत्तक 15 से 20 बार विभाजित होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ममेरी पालिका। ठीक है, दुग्ध स्रावित होंगे लेक्टिमिफेरस नलिका से। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करता है। किसके द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करेगा? तो शुक्राणु जनन के द्वारा क्या होगा? शुक्राणु उत्पन्न किए जाएंगे। ठीक है,
एंड्रोजन किसे उद्दीप्त करता है? एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस ये निकलते हैं एंड्रोजेंस मतलब ब्रीसन मतलब शुक्राणु मतलब शुक्राणु जनन। ठीक है, एंड्रोजेंस। ठीक है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को, परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं ओजेनेसिस, अंड जनन। ये बैक का कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना, तो घबराइए नहीं। यौवनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र को क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। प्रथम आर्तव चक्र को रजो दर्शन कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ईस्थमस। ईस्थमस, अंडवाहिनी का अंतिम भाग ईस्थमस। इनफंडीबुलम में उंगलीकार प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? उंगली नुमा जो संरचना होती है उसको हम लोग कहते हैं फिम्बरी। जरा फोटो उसका देख लीजिए, उंगली का संरचना होती है, इसका फोटो थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा भाग, यही भाग क्या है पता है? यही भाग है फिम्बरी। फिम्बरी, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन यही थे, इन फंडीबुलम में उंगलीकाल प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? फिम्बरी कहलाते हैं। ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों का यह एमसीक्यू क्लास बहुत ही अच्छा बेहतर लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे जॉब्स बाय कुंदन सर में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।